व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं व्हाई ध्रुव राठी विदाउट अ स्क्रिप्ट इज द राहुल गांधी ऑफ यूट्यूब। तो द श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। काफी लोगों ने कहा था कि इस वीडियो को जरूर देखें, तो करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और भैया अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। और भाई जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं दो, क्योंकि एटलीस्ट वोटिंग राइट्स अगर आपकी है तो वोट तो जरूर डालना। करते शुरू 1 2 3 गो। दुग्गल साहब की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में और राहुल गांधी जी की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में क्लियरली सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। अगेन देखिए, दुग्गल साहब का भी गांधी जी के लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ही नेवर लेट्स फैक्ट्स गेट इन द वे ऑफ हिज आइडियोलॉजी। कल को इनके पिताजी अगर इनको डांट देंगे तो हो सकता है ये भी बोलते कि ये तो मेरा बाप ही नहीं है। क्या प्रूफ है कि ये मेरा बाप है? मिसलीड किया है इस आदमी ने मुझे मेरी पूरी जिंदगी। यार ये 80% तानाशाह क्या होता है? 80%। तो बाकी 20% क्या है? मोदी जी अगर 80% तानाशाह है तो बाकी 20% क्या है? मेलोनी के वो मेरा दिमाग खराब मत कर। सॉरी। अमेरिका, पाकिस्तान जैसे जो फॉरेन पावर्स हैं, उनका ये सपना होता है कि इंडिया में एक कोalition गवर्नमेंट आए ताकि अलग अलग जो क्रैक्स है भारत के गवर्नमेंट में उसको एक्सपोज करके भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। आपने शायद देखा होगा कि प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लल्लाहु मुल्क मुसल्लम 1008 आजकल भारत आए हुए हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। और जब से दुग्गल साहब भारत पहुंचे हैं, एक तरह की पूरी मीडिया एस्टैब्लिशमेंट उन्हें प्रमोट कर रही है इस डेस्परेट अटेम्प्ट में कि वो किसी तरह से मोदी को हरवा दे। अब देखिए, जब से इन्होंने अपने आप को भारत की डेमोक्रेसी का मसीहा मानना शुरू किया है, इनमें और भारत के एक और दिग्गज इंटेलेक्चुअल में मैंने कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस करना शुरू किया है। भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मैं क्रांति की लौ जलाऊंगा, अन्याय मिटाऊंगा, मैं तानाशाहों के सिंहासन हिलाऊंगा। मैं विचार हूँ, सुन हो जाऊं कभी, लेकिन मैं कभी मरता नहीं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। सेम बट डिफरेंट है। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? जैसे ही आपने अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला ना, अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जाता है। जो चीजें हो रही हैं देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। आटा 22 रुपए लीटर। इस बंदे को सबसे ज्यादा टेंशन है भारत की। मध्य प्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा है। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। 100 में 10 कैसे हुआ? 0.01। मैंने नोटिस किया है कि आजकल इन दो दिग्गज इंटेलेक्चुअल्स में सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटीज हैं, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं ये भी डिस्कस करना चाहता हूं कि पता नहीं कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के सर पे भगवान की कैसी कृपा हो रखी है कि ना सिर्फ पॉलिटिक्स में उनके सबसे बड़े ऑपोजिशन में राहुल गांधी हैं, लेकिन सोशल मीडिया में भी उनके सबसे बड़े ऑपोजिशन में एक और राहुल गांधी निकल कर आ गए। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंटरनेट के राजा बाबू, टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट, फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट, इजराइल पैलेस्टाइन के एक्सपर्ट, आईपीएल के एक्सपर्ट, एलियंस के एक्सपर्ट, ईवीएम की हैकिंग के एक्सपर्ट, ध्रुव राठी यानी प्रॉफेट दुग्गल मसीहा की, और दुग्गल साहब के पॉलिटिक्स के जुड़वा राहुल गांधी जी की। अब आई नो कि देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने ऑलरेडी पिछले कुछ हफ्तों में दुग्गल साहब के ऊपर काफी वीडियोस बनवाए हैं, लेकिन वो मोदी पर इतने वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में, तो एक दो तो और हम भी बना सकते हैं ना। बात तो सही है। आजकल प्रॉफेट दुग्गल मसीहा और उनके गुरुजी रवीश कुमार भारत की खत्म हो चुकी डेमोक्रेसी और भारत में आई डिक्टेटरशिप को एक्सपोज करने में जी जान से जुड़े हुए हैं। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। मोदी सरकार की वजह से हमारे देश की रेपुटेशन नीचे गई है आज के दिन में। ये तो बहुत जनता महंगाई और बेरोजगारी से बहुत परेशान हो गई। मीडिया पूरा बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर है, सरकार चुनती है उन्हें। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज की कोई रेपुटेशन रह नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हैं। 2024 की ये इलेक्शन यही आखिरी मौका है हम सब के लिए। लेकिन जितना दुग्गल साहब अपने बायस और अपनी शायद आइडियोलॉजी की वजह से इंडिया की इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक डिक्टेटरशिप बता रहे हैं, उतना ही वो ऐसी चीजें बोल रहे हैं जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये यूट्यूब के राहुल गांधी हैं?
इस वीडियो में हम इस थ्योरी को आपको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों दिग्गजों के बीच में सबसे बड़ी पहली सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों अल्टीमेट लेवल के इंटेलेक्चुअल्स हैं। देखिए, पहले के जमाने में शंकराचार्य, विवेकानंद और श्री अरबिंदो जैसे इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे। आज के जमाने में हमारे दो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स ये दोनों हैं। भावना ने मुझे सुन किया नफरत के इंजेक्शन से, मुझे होश में लाएगी वही मोहब्बत की औषधि से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और ये कौन भूल सकता है, जो स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है, बड़ा ऑब्वियस है। इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इजराइल पैलेस्टाइन में स्पाइडरमैन घुसाने का इंटेलेक्चुअल आइडिया दुग्गल साहब के अलावा और किसको आ सकता है? दुग्गल साहब क्लियरली अपने मेंटोर और भारत के एक्चुअल सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल से काफी प्रेरित हैं। मोनू इज योर मम्मा, मोनू इज योर नाना, मोनू इज योर दादा, मोनू इज योर फूफा, मोनू इज योर चाचा, मोनू इज ए मैन, मोनू इज ए वुमन, फाइंड आउट मोनू, फ्लश आउट मोनू, मोनू 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 मोनू, ढैन ढैन ढैन। आप देखिए, तो हम हिंडन नदी के किनारे इन सीढ़ियों से उतरते हुए हिंडनबर्ग का दफ्तर खोज रहे हैं। एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा। ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। और आप दुग्गल साहब की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में और राहुल गांधी जी की हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट में क्लियरली सिमिलैरिटीज देख सकते हैं। सत्याग्रह का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। ओके, सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्याग्रह का मतलब मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ना सिर्फ ये दोनों इंडिया के हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म तक पहुंच चुके हैं, बल्कि मैथमेटिक्स में भी इन्होंने पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। देखिए, जिस तरह डून फिल्मों में ये प्रोफेसाइज किया गया है कि एक लिसान अल गईब नाम का मसीहा आएगा और पूरे अराकिस को बचाएगा, उसी तरह भारत में प्रोफेसाइज किया गया है कि सीवी रमन की मृत्यु के बाद मैथमेटिक्स की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए दो मसीहा आएंगे, राहुल गांधी और दुग्गल साहब। जो चीजें हो रही हैं देश में, उसको देखकर लगता है मोदी इज अराउंड 70 to 80% ऑन द वे ऑफ बिकमिंग अ तानाशाह। यार, ये 80% तानाशाह क्या होता है? क्वेश्चन है, तो बाकी 20% क्या है? मोदी जी अगर 80% तानाशाह है तो बाकी 20% क्या है? मेलोनी के वो। अरे भैया, अरे नोटी। मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता। गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। सॉरी मोदी जी, दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने गलती से। मेरा दिमाग खराब मत कर। सॉरी। ये तो वही बात हुई कि मैं बोलूं कि मैं 80% इंसान हूं और 20% पालक पनीर हूं। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी इनकी मैथमेटिक्स को अगर आप देखें, जिसको अजीत भारती ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि कांग्रेस के नेता सबसे बड़े स्कैम है, जिन्होंने 150 या 1000 करोड़ में नहीं बल्कि लाखों करोड़ में अलग अलग क्षेत्रों में घोटाले किए हैं। फिर मुझे ये वीडियो मिला। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। इससे पता चलता है शिक्षा की इम्पोर्टेंस। फिर लगा कि ये आदमी सबसे बड़ा स्कैम है, जिसे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो कि हर पार्टी ने लिया, 2019 से ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया, फिर भी 1422 करोड़ के बॉन्ड भुना लिए, वही भारत का इसके लिए सबसे बड़ा स्कैम है। 2G कोयला स्कैम, अगस्टा वेस्टलैंड, टाटा ट्रक घोटाला, कॉमनवेल्थ स्कैम, आदर्श घोटाला, कैश फॉर वोट, JNK क्रिकेट एसोसिएशन, एयरसेल मैक्सिस, अंतरिक्ष देवास, पिलेटस ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला। बोले हम भैया स्कैम नहीं है। देखिए, मैथमेटिक्स की खासियत ही यही है कि मैथमेटिक्स का जो पूरा फील्ड है, ये आइडियोलॉजी पे बहुत डिपेंड करता है। अगर कोई कंट्रोवर्सी आपकी आइडियोलॉजी से मेल करती है तो मैथ देखिए बड़े अच्छे से काम करेगा, लेकिन अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हुई हो जो आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाती है, तो मैथमेटिक्स के रूल्स को प्रभुदेवा की बॉडी की तरह ट्विस्ट किया जा सकता है। और देखिए, दुग्गल साहब और राहुल गांधी जी जो हैं, इनका भारत के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल होने का रिजल्ट ये है कि ना सिर्फ ये पॉलिटिक्स के मैदान में सबसे बड़े एक्सपर्ट है, बल्कि ये मैथमेटिक्स के मैदान में भी सबसे बड़े एक्सपर्ट है और मेडिसिन के मैदान में भी सबसे बड़े एक्सपर्ट है। याद रखिए कि कोरोना के समय पर दुग्गल साहब जब डॉक्टर बने थे, तो उन्होंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाकर कहा था कि भाई, कोरोना जो है वो तो जनरली देखिए चाइना तक ही सीमित रहेगी। मीडिया झूठ मूठ में फियर मॉन्गरिंग कर रही है, भारत सरकार झूठ मूठ में रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। तो चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में
ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित। लेकिन हमारे एक्सपर्ट को देखिए कि तुरंत पलट भी गया। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे क्वारंटीन डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल डेथ तक नहीं हुई है कोरोना वायरस से। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, इंडिया कर रहा था। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और आज फिर से हमारे मेडिकल डॉक्टर दुग्गल साहब ने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है जिसमें वो डॉक्टर बने हैं और कह रहे हैं कि रेमडेसिविर जो है, जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो बिल्कुल यूजलेस है। फिर भी भारत सरकार ने इसकी प्रोडक्शन की। नवंबर 2020 में ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था कि रेमडेसिविर को हमें नहीं यूज करना है। WHO ने एक बहुत बड़ी स्टडी करी थी 14,000 से ज्यादा लोगों पर, 450 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, 35 अलग अलग देशों के। इस स्टडी में पाया गया कि ये रेमडेसिविर एक्चुअली में कोविड के खिलाफ इफेक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने ना सिर्फ रेमडेसिविर को अप्रूव किया बल्कि इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की भी बात करी। अब देखिए, मैं इसका क्या ही जवाब दूं, मैं दुग्गल साहब के लेवल का इंटेलेक्चुअल तो ऐसे भी नहीं हूं। एक इंटेलेक्चुअल का जवाब सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल ही दे सकता है, इसलिए दुग्गल साहब के एलिगेशन का जवाब दुग्गल साहब ही देंगे। याद रखिए, दुग्गल साहब ने WHO की रिपोर्ट आने के बाद क्या कहा था। कुछ रिसर्च ने यह बताया है कि मे बी रेमडेसिविर मदद करता है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम करने में, अगर उसे सही टाइम पर दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के कई महीनों के बाद दुग्गल साहब कई महीनों तक जिस रेमडेसिविर को आज ये यूजलेस बोल के गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, उसी रेमडेसिविर को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे थे। भाई WHO ने तो 2020 में इसको यूजलेस बोल दिया था ना, तो जब आपने अपना वीडियो बनाया तो आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे थे इसको ट्विटर पे, ये क्यों नहीं दिखाया लोगों को कि किस तरह से WHO की रिपोर्ट के बाद भी आप इसको प्रमोट कर रहे थे। और कमाल की बात तो ये है कि जैसे ही लोगों ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तुरंत दुग्गल साहब ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। देखिए, यही तो होती है एक एक्चुअल इंटेलेक्चुअल की खासियत कि जब आपको कोई एक्सपोज करे तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करिएगा तो आपको डील करने की जरूरत ही नहीं उस बात से। और अगर रेमडेसिविर की खुद की बात करें तो कोविड में इसका काफी बड़ा रोल रहा है और इंडिया के कई डॉक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट किया है कि रेमडेसिविर ने लोगों की मदद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। अगेन देखिए, दुग्गल साहब का भी गांधी जी के लेवल का इंटेलेक्चुअलिज्म इसलिए है क्योंकि ही नेवर लेट्स फैक्ट्स गेट इन द वे ऑफ हिज आइडियोलॉजी। बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह। दिस इज द साइन ऑफ अ रियल ट्रू इंटेलेक्चुअल। और देखिए, देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल का दर्जा मिलने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी देश के किसी भी दूसरे इंसान से बहुत ज्यादा हो और आपका दोगलापन और आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्कुल सेम लेवल पर हो। फॉर एग्जांपल, राहुल गांधी जी को देखिए। Whatever AI you're generating, producing, sits on top of other networks. So AI is applied on top of a network. AI can be applied on top of a production network. You can apply AI in a factory. You can apply AI on a consumption network. So, people are consuming something, you're distributing something, you can apply AI on that. Networks are energy, right? The moment you bring them together, it doesn't become 1 + 1 + 1. It becomes exponential. Bam, it just goes. राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। इसी लेवल की रिसर्च, इसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग और इंटेलेक्चुअलिज्म दुग्गल साहब में भी है। जब दुग्गल साहब से एक इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई, प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक 80% इंडियंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडमायर करते हैं, तो उसमें देखिए दुग्गल साहब क्या कहते हैं। ये जो सर्वेज हैं, प्यू सर्वे जो आपने कहा, इस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा क्योंकि if you take them at the face value, they can be highly misleading. और इनका explanation देखिए. Let's imagine an imaginary burger here, and I say that this burger is a very healthy burger. 75% of this burger is made of whole wheat grain and full of nutritious veggies. On a scale of 1 to 10, how healthy would you say is this burger? To begin with, I would refuse it. Sure, but just give it a rating on health aspect. Oh well, if you insist, I'll give it a rating. Very nutritious and inedible. 0 to 10. 0 to give me a number. 0 to 10. 10 is the healthiest. 0 is the unhealthiest. 5. Give me a rating based on health. Okay, 8. 8. Okay, now let's imagine another burger here. Another imaginary burger. And this is full of unhealthy stuff. 25% of this burger is made of trans fat. On a spectrum of same 0 to 10, how healthy would you say this burger is? And I'll still want to eat it. Now the thing is, what if I tell you both these burgers are the same burger? It's just the way of asking the question that is different.
ये होती है एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म जिसको आप कभी पहुंच ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी पीएचडी कर लो लाइफ में, इतनी हाई लेवल की इंटेलेक्चुअलिज्म सुनकर करण थापर की शक्ल भी देख लीजिए। तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। देखिए दुग्गल मसीहा जो हैं वो प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा में इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि इसको मिसलीडिंग बना दिया गया है। तो एक सर्वे मिसलीडिंग है, लेकिन वीडेम, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, फ्रीडम हाउस के जो रिपोर्ट्स आए हैं जिनको दुग्गल साहब ने बहुत प्रमोट किया था अपनी वीडियोस में इंडिया की डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, यूएस में आई एक नई रिपोर्ट ने बताया है कि इंडिया अब एक आजाद देश नहीं रहा। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा। उन रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिपोर्ट्स बिल्कुल भी किसी तरीके से मिसलीडिंग नहीं हो सकती। जबकि फ्रीडम हाउस जिसको ये इतना कोट कर रहे हैं, इसको लिटरली अमेरिका की गवर्नमेंट फंड करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक आर्म है, उसके बावजूद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यही तो होता है असली इंटेलेक्चुअल, जो आइडियोलॉजी के हिसाब से देखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। कल को इनके पिताजी अगर इनको डांट देंगे तो हो सकता है ये भी बोलते कि ये तो मेरा बाप ही नहीं है। क्या प्रूफ है कि ये मेरा बाप है? मिसलीड किया है इस आदमी ने मुझे मेरी पूरी जिंदगी। मेरा बाप तो एक्चुअली पड़ोसी है, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने मुझे आज तक कभी नहीं डांटा, हमेशा प्यार से बात करता है। सही बात है। और दुग्गल साहब की इंटेलेक्चुअलिज्म भी तो देखिए। करण थापर को ये जाके बोलते हैं कि प्यू रिसर्च सर्वे जो है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा था। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इस सेंटर की स्पेशलिटी सर्वेज में ही है और दुनिया भर में ऐसे ये कई डिटेल्ड सर्वेस कंडक्ट करवाता है। इसे अपनी फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस माना जाता है। कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बायस चेक करती है मीडिया हाउसेस का कि कोई मीडिया हाउस लेफ्ट लीनिंग है या राइट लीनिंग है, तो वो वेबसाइट्स भी इसे सेंट्रिस्ट कंसिडर करती हैं। ओवरऑल काफी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, काफी क्रेडिबल सर्वे है। मसीहा साहब तो अपने वीडियोस में प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा को बिल्कुल फैक्ट की तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। फिर उसके बाद रिलीजन पे दुग्गल साहब का इंटेलेक्चुअलिज्म देखिए। Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, especially not to idols. Not to idols, okay. मूर्तियों की पूजा नहीं करने में विश्वास रखता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये बुत परस्ती नहीं करते, इनको रिलीजन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये सब झूठ है, फरेब है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यही दुग्गल साहब हैं जो रामायण के लेसन्स अपनी ऑडियंस को पढ़ा रहे हैं। मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहूंगा इस वीडियो में श्री राम की क्वालिटीज को डिस्कस करने के लिए भी, क्योंकि राम का नाम लेना तो बहुत आसान काम है, लेकिन श्री राम की वैल्यूज और प्रिंसिपल से सीखना और उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। कि राम कितने वर्चुअस थे, सभी लोगों को लेकर उनके दिल में कंपैशन था। सीधा सबक हमें यहाँ पर मिलता है ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस का। जय जय राम, जय सिया राम। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल ये सब काम नहीं कर सकता। देखिए, एथीज्म से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिलीजन में विश्वास नहीं करते, आई हैव नो इश्यूज विद इट। लेकिन इशू क्या है ना कि कूल बनने के लिए एथीस्ट हैं, वो इस तरह की एजी बातें बोलते हैं जो दुग्गल साहब बोल रहे हैं। I don't pray. कि भाई हम देखिए कितने समझदार हैं, जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो तो बेवकूफ है यार, ब्रेन वॉश लोग हैं, हमारी तरह स्मार्ट और इवॉल्व लोग नहीं है। देखिए दुग्गल साहब जैसे जो इंटेलेक्चुअल हैं वो इन रीजंस को एंगेज नहीं करेंगे कि रिलीजन क्यों डेवलप हुआ है एक्चुअली दुनिया में, क्यों रिलीजन की वैल्यूज हैं सोसाइटीज में। रिलीजन की वैल्यू को एक मिमीटिक लेवल पे स्टडी करना चाहिए। मिमीटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीम्स। नहीं, ज्यादा एक्साइटमेंट में मत आइए कि भैया अब तो NEET देने की जरूरत नहीं है, कॉलेज जाके डैंक मीम्स में PhD करेंगे। मिमीटिक्स इज द प्रोसेस कि कैसे हर एक सोसाइटी, हर एक सिविलाइजेशन, हर एक कल्चर में इंफॉर्मेशन के पैटर्न्स होते हैं जिन्हें मीम्स बोला जाता है। उनको कैसे क्रिएट, सिलेक्ट और रेप्लिकेट किया जाता है कि उनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाए। और इसी तरह का एक मीम है रिलीजन। रिलीजन क्यों हजारों सालों तक एग्जिस्ट करके रहा है, इसके क्या सोसाइटल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे रिलीजन एक नेशनहुड की फीलिंग देता है और कैसे एक सिविलाइजेशन को यूनाइट कर सकता है और कैसे लोगों को उनकी लाइफ में एक डीप सेंस ऑफ मीनिंग दे सकता है। ऑब्वियसली रिलीजन्स का मिसयूज किया जाता है और ऐसे कुछ रिलीजन्स हैं जिनकी फिलॉसफी जेन्युइनली एंटी फ्रीडम है, ऑप्रेसिव है और लोगों को डिवाइड करती है। लेकिन इशू ये है ना कि कूल बनने के चक्कर में इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया जाता है। बेसिकली throwing the baby out with the bath water. Throw it out the window. I am under the water. Please help me. दुग्गल साहब को अपने आप से ये पूछना चाहिए कि आज वोकिज्म जो है वो क्या है
वो एक रिलीजन नहीं है तो और क्या है? वोकिज्म में भी क्रिश्चियनिटी की तरह ओरिजिनल सिन है, जो कि रेसिज्म है या अपर कास्ट हिंदू प्रिविलेज है। वोकिज्म में भी क्रिश्चियनिटी की तरह आपको रिपेंट करना पड़ता है आपके सिंस के लिए। वोकिज्म में भी अगर आप रिपेंट नहीं करेंगे, अगर आप क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में या वोक आइडियोलॉजी में नहीं मानेंगे, तो आप नरक में जाएंगे, आप बहुत खराब इंसान हैं। ये भी एक तरह का रिलीजन ही है। जिस आइडियोलॉजी में दुग्गल साहब विश्वास करते हैं वो भी एक तरह का रिलीजन ही है, और इसीलिए दुग्गल साहब क्लियरली इंटेलेक्चुअली एथीइज्म और रिलीजन में क्या बेनिफिट्स है, क्या है प्रोज एंड कॉन्स, उसमें एंगेज ही नहीं करना चाहते। और तीसरी बात यह है कि इनको रिलीजन से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये खुद अपना रिलीजन चलाना चाहते हैं, खुद डेमोक्रेसी के प्रॉफिट बनकर आजकल भारत में घूम रहे हैं। इनके खुद का जो इंटेलेक्चुअल रिलीजन है, इसकी वजह से ये मोदी को ब्लाइंडली अपोज करते हैं और उन पार्टीज को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं जिन्होंने देश में असली डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस की है, जैसे तृणमूल कांग्रेस, लालू यादव की आरजेडी, सपा, कांग्रेस पार्टी। ये भी तो एक तरह की रिलीजियस बिलीफ है ना। क्या लॉजिक है इसके पीछे? ये कहते हैं कि इन्हें इलॉजिकल चीजों से नफरत है, तो ये बताइए कि ब्लाइंडली क्यों ये अपनी ऑडियंस को इंडिया अलायंस को वोट करने को कह रहे हैं। ये इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं अपने लेफ्ट विंग के रिलीजन में कि कह रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट, जिसने यूपीए के समय पर भारत में इंस्टेबिलिटी, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और एक नाइटमेयर क्रिएट किया हुआ था इन्वेस्टर्स के लिए, उनके हिसाब से वो एक फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट से बेहतर होता है। अमेरिका, पाकिस्तान जैसे जो फॉरेन पावर्स हैं, उनका ये सपना होता है कि इंडिया में एक कोलिशन गवर्नमेंट आए ताकि अलग अलग जो क्रैक्स हैं भारत के गवर्नमेंट में उसको एक्सपोज करके भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। आप याद कीजिए कि यूपीए के समय पर पाकिस्तान ने कितनी गंद मचाई थी भारत में। उनके हिसाब से ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट से बेहतर है। बहुत बड़ा एक डर है कि कोलिशन गवर्नमेंट आने से देश का विकास रुक जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि देश का विकास रुक जाएगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे कोलिशन गवर्नमेंट्स की और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी, तो आपको दिखेगा जो सबसे ज्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है देश में, जो सबसे प्रोग्रेसिव कानून देश में आया है कोलिशन किसमें, करप्शन में ही आए। यही तो एक हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म है और हाई लेवल ऑफ बकचोदी है जो हम राहुल गांधी और दुग्गल साहब दोनों में देख सकते हैं। जो राहुल गांधी पहले कास्ट में विश्वास ही नहीं रखते थे। The same way I go to a university and I talk to students, the same way I go to some chai wala and I sit down and I talk to him. I don't ask the chai wala, are you Dalit? No. He's a person for me. वो आज कास्ट सेंसस करने की बातें कर रहे हैं। देश का एक्सरे कर देंगे, बहुत बढ़िया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग इंडिया को एक नेशन ही नहीं मानना चाहते। इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज ए नेशन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। दुग्गल साहब का भी सेम है, दुग्गल साहब का भी दोगलापन देखिए। लेकिन ट्विटर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। स्टॉप द काउंटिंग, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ट्विटर पे लिख रहे थे जब इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी कि काउंटिंग बंद कर दो, मानो कि मतलब बाकी वोट्स की कोई कीमत ही नहीं है। इसके बाद इलेक्शन फ्रॉड की नौटंकी भी चालू कर दी इन्होंने, कहा कि मैं जो इलेक्शन हार रहा हूं ये इलेक्शन फ्रॉड की वजह से हार रहा हूं, यहाँ पर इतने सारे ये जो बैलेट लाए गए हैं ये फ्रॉड हैं, नकली हैं, सारे डेमोक्रेट्स के लिए वोट जाने लग रहे हैं वगैरह वगैरह। ईवीएम फ्रॉड का बहुत ही सीरियस इशू है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में यूज की जाती है वो बहुत ही आसानी से हैक की जा सकती है, तो ये इशू सीरियस है, चाहे कोई ईवीएम फ्रॉड इस बार हुआ हो ना हुआ हो। और इसी तरह के दोगलेपन का और हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म का एक और एग्जांपल है स्कैम्स। देखिए दुग्गल साहब अपनी रिलीजन में इतना ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि स्कैम्स पर भी उनका नजरिया काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। कुछ साल पहले देखिए राहुल गांधी जी ने डिमोनेटाइजेशन को सबसे बड़ा स्कैम बताया था भारत का। मैंने आपसे कहा है डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, और मैं फिर से कह रहा हूँ डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। दुग्गल साहब जी ने इसके ऊपर अग्री किया था और इसको एक बहुत बड़ा स्कैम बोला था। यहाँ तक कि दुग्गल साहब ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो भी न्यूज निकल कर आई है उसको भारत का सबसे बड़ा स्कैम बोला है। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि ये पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। मतलब डिमोनेटाइजेशन जिसमें किसी ने कोई पैसा नहीं खाया, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसमें 53% इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे ऑपोजिशन पार्टी
पार्टीज को गए हैं वो ज्यादा बड़ा स्कैम है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम जिसमें 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ था, कोल स्कैम जिसमें 1.86 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, 2G स्कैम जिसमें 1.76 लाख का घोटाला हुआ था, सत्यम स्कैम 1.47 बिलियन डॉलर्स का घोटाला हुआ था, चारा घोटाला जिसमें 930 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। ऐसे कई घोटालों की लंबी लिस्ट है इंडिया अलायंस में। तो दुग्गल साहब के हिसाब से ये स्कैम्स जो हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स और डीमोनेटाइजेशन से छोटे स्कैम हैं। वो इंडिया अलायंस के स्कैम्स को वैसे ही इग्नोर करते हैं जैसे आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी को इग्नोर कर रही है। ये तो वही बात हुई कि डॉक्टर आपको कहता है कि देखिए हेल्थ के लिए दिन में थोड़े से कैरेट ठीक है, बहुत ज्यादा कैरेट मत खाइए, लेकिन जितने छोले भटूरे खाने हैं, बटर पनीर खाना है, बटर नान खाना है, सब खाइए, कोई टेंशन नहीं। ये तो वही बात हुई कि स्कैम के खिलाफ आवाज उठाने वाले गलती से एक अलेजेड क्रिप्टो करेंसी स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं, जिस बात का एक्सपोजर होने के बाद बड़ी चालाकी से इसको डिलीट भी कर दिया गया उनके चैनल से अपेरेंटली। Did I just do an oopsie again? I didn't know. I just who would have thought? Things just make an oopsie sometimes. एक और बहुत बड़ा रीजन कि ये दोनों क्यों इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं और क्यों इतने सिमिलर हैं, ये दोनों कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप से नफरत करते हैं और अपने आप को देश के डिक्टेटरशिप का एक मसीहा मानते हैं। कि मैं नहीं तो और कौन, हम नहीं तो और कौन। इनफैक्ट दुग्गल साहब ने तो 2018 में देश में एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सलाह मुल्क वसलम 1008 और राहुल गांधी खुद डिक्टेटरशिप से बहुत प्यार करते हैं। वो खुद अपनी ऑपोजिशन को दबाने में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, ये मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आज यही एक कास्ट सेंसस करने की बात कर रहे हैं। आज यही कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक दिया जाएगा। तो अगर आपकी छोटी आबादी है तो जरा हक भूल जाइए। वो ये कह रहे हैं कि जिस कम्युनिटी के पास भी इनके हिसाब से ज्यादा धन होगा तो ये आर्बिट्ररी बेसिस पर डिसाइड करके उस कम्युनिटी से धन छीन लेंगे और दूसरे लोगों में बांट देंगे। सबको पता लग जाएगा कि हमारी आबादी कितनी है और हमारे लोगों को इस देश की संस्थाओं में इस देश का धन हमारे लोगों के पास कितना है। ये काम पता है कौन करता है? शी जिनपिंग, सोवियत यूनियन, वेनेजुएला, अर्जेंटीना की मिलिट्री रूल यानी डिक्टेटरशिप्स करती हैं। यार ये तो वही बात हुई कि गांधी जी सबको दूसरा गाल आगे करने को बोल रहे हैं और खुद ऐसे काम कर रहे हैं। मामो तेरा बहिन महावीर बाबा तेरा मैया सही बहनों लगर तेरा बेटा तो दोगला के जाना वाला। सिमिलर कहानी दुग्गल साहब के साथ भी है। वो भारत आए डिक्टेटरशिप से लड़ने के लिए, लेकिन उनके खुद के कारनामे देखिए। दुग्गल साहब ने कुछ साल पहले एक फेसबुक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसमें काफी एंटी बीजेपी लोग भरे हुए थे और इसके काफी सारे एडमिन्स थे जिनका काम था कि ये इस ग्रुप का इस्तेमाल करें एंटी ध्रुव राठी कंटेंट को मास रिपोर्ट और डिलीट करवाने के लिए। आप एक एग्जाम्पल देखिए, FMF नाम का एक यूट्यूबर था जिसने दुग्गल साहब को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो बनाया था कुछ साल पहले, और देखिए किस तरह से ध्रुव राठी स्क्वाड ने उस वीडियो को मास रिपोर्ट करके डिलीट करवाने की कोशिश की थी। उसके बाद इस वीडियो के क्रिएटर FMF ने कहा था कि उसको ध्रुव राठी स्क्वाड के मेंबर से धमकी भरे ईमेल्स भी मिल रहे थे। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एक माइनर की इलीगल डॉक्सिंग करके उसको भी धमकी देने की कोशिश की है। और भी देखिए कि ये तानाशाही से इतनी नफरत करते हैं कि जो भी इनके खिलाफ या जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठा रहा हो उसके पेजेस डिलीट करवा रहे थे और कितनी फक्र से उसकी बातें कर रहे थे। जी न्यूज फैन क्लब्स जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम करुणाडु, फिर कार्मिक मीम्स, फिर स्क्विंट नियॉन 786 को इन्होंने बैन करवाने की कोशिश की। ये आदमी डिक्टेटरशिप को बचाने आया है भारत। ये तो वही बात हुई कि यार एक फिल्म में आपने शक्ति कपूर को हीरोइन की इज्जत बचाने के लिए भेज दिया। आओ, वेरी बैड आइडिया। लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों पनौती प्रो मैक्स प्लस हैं। मोदी के लिए नहीं, अपने लिए। जिन चीजों को ये सपोर्ट या अपोज करते हैं उसका जनरली स्पीकिंग उल्टा ही हो जाता है। जैसे राहुल बाबा ने कहा था कि राम मंदिर बीजेपी को हम नहीं बनाने देंगे। इन्होंने दुग्गल साहब जैसे लोगों ने एक स्लोगन निकलवाया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। दुग्गल साहब ने कहा था कि ये सब तो बस एक जुमला है। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है। 1996 से लेके आज तक दोस्तों
हर मैनिफेस्टो में इन्होंने राम मंदिर वाली बात मेंशन करी है। अब कुछ इनके सपोर्टर्स कहते हैं कि अब कोर्ट में केस चल रहा है इसलिए बनवा नहीं पा रहे, लेकिन भाई अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो इस चीज को मैनिफेस्टो में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप कर ही नहीं सकते इस चीज को कंट्रोल, तो मैनिफेस्टो में हर बार क्यों मेंशन कर देते हो कि हम राम मंदिर बनवा देंगे? और फिर क्या हुआ? ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। राहुल गांधी और दुग्गल साहब कहते थे कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि आर्टिकल 370 को छू कर भी दिखा दे। दुग्गल साहब ने इसको भी जुमला कहा था। इसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे। और फिर क्या हुआ? धारा 370 को समाप्त करने का वो बिल को माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है। जब मोदी गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई थी तब उसको भी राहुल गांधी ने अटैक किया था। दुग्गल साहब ने तो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनाया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी खराब चीज है, इससे भारत को कितना नुकसान होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो एक बहुत हाई लेवल भविष्यवाणी भी की थी। टूरिज्म के एस्पेक्ट में देखें दोस्तों तो मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। इन्होंने कहा था कि ताजमहल का 10% विजिटर्स भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए नहीं आएंगे। और फिर हुआ क्या कि देखिए फाइनेंशियल ईयर 23 में 4.5 मिलियन विजिटर्स आए थे ताजमहल देखने के लिए, और उसी समय में 5 मिलियन विजिटर्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गए हुए थे, यानी ताजमहल से भी 0.5 मिलियन ज्यादा लोग। फिर जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालकर कश्मीर फाइल्स को अटैक किया था, उसी तरह हमारे प्रॉफेट दुग्गल मसीहा साहब ने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कश्मीर फिल्म को अटैक किया था और प्रोपेगेंडा बोला था और कहा था कि इंडियंस इस फिल्म को पसंद नहीं करेंगे। फिर हुआ क्या? इनकी फ्री की प्रमोशन की वजह से ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। और याद कीजिए कि दुग्गल साहब ने किस तरह से 2019 में सारे बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स और कॉमेडियंस के साथ मिलकर इलेक्शन कवरेज की थी। इन्होंने प्लान किया था कि चलिए 2014 में तो मोदी जीत गया, लेकिन 2019 में हम सब मिलकर मोदी को रोकेंगे। और फिर हुआ क्या? राहुल गांधी भी टाइट चल रहे थे अमेठी में, अब जाके कम से कम वो लीडिंग पोजीशन पे आएंगे। भाई साहब क्या कर दी। मैं बता रहा हूँ मोदी जी को किताब लिखनी चाहिए, हाउ टू चेंज अ 2-party डेमोक्रेसी इनटू अ 1-party डेमोक्रेसी। अभी तो भाई खत्म है। No, but this is good news for satirists. इतना कंटेंट फ्री में one lucky BJP member will be। लेकिन इतना खुल के प्लान सबको मत बताना। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो होपफुली इस वीडियो में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अब इकलौते देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं रह गए। दुग्गल साहब भी मैं मानता हूं कि राहुल गांधी के लेवल के इंटेलेक्चुअल हैं, और इन दोनों में सिमिलैरिटीज होपफुली आपने भी नोटिस की होंगी जैसे मैंने नोटिस की हैं। और मैं सोच ही रहा था कि आप इमेजिन कीजिए कि मोदी जी ने अपनी प्रीवियस लाइफ में क्या अच्छे काम किए होंगे कि आज उन पर ऐसी महादेव की कृपा बनी हुई है कि ऑफलाइन पॉलिटिकली इनके सबसे बड़े ऑपोजिशन में राहुल गांधी आ गए हैं, और ऑनलाइन में इनके ऑपोजिशन में सबसे बड़े दुग्गल साहब आ गए हैं, यानी राहुल गांधी 2.0। साला दो राहुल गांधी, यानी दो बीजेपी के स्टार कैंपेनर। कमाल की किस्मत है यार मोदी जी की। तो देखिए अल्टीमेटली मुझे नहीं पता कि 2024 के इलेक्शन में क्या होगा, मैं कोई इलेक्शन एक्सपर्ट तो हूं नहीं। सिग्नल्स तो यह है कि मोदी जी फिर से जीतेंगे, हार भी सकते हैं, मुझे क्या पता। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि जाकर वोट जरूर कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये सोच के मत बैठे रहिए कि मोदी तो आएगा ही आएगा, आप वोट कीजिएगा तभी आएगा। तो जाकर अपने वोट की पावर का इस्तेमाल कीजिए और डेमोक्रेसी के इन नकली ठेकेदारों से, नकली मसीहाओं से, खासकर ऐसे दोगले और एंटी इंटेलेक्चुअल लोगों से भारत को दूर रखिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी मानते हैं कि दुग्गल साहब और राहुल गांधी में कई सिमिलैरिटीज हैं आपके हिसाब से, और क्या सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों के बीच में? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हूं। और श्याम शर्मा शो के पेट्रियन को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन्स कंटेंट हमने डालना शुरू किया है वहां पर, जो आप इस वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर ध्रुव राठी इज राहुल गांधी भी ट्रेंड करा सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और आप सबको एक सेकंड। भाई देखो, जब आप सोशल मीडिया पर आते हो तो आपको बहुत चीज देखने को मिलती है, लेकिन उसके पीछे क्या सच्चाई है? सर रुको, पहले मुझे एक चीज बताओ, जैसे अभी ये जो बॉन्ड वाली थी, इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे बड़ा स्कैम है। अपने अंदर झांक के तो मैं बताती हूँ सबसे बड़ा स्कैम क्यों है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, एक मास रीच मिल जाती है लोगों तक, अपने मतलब एक वो मिल जाता है प्लेटफॉर्म, ठीक है।
पहले क्या था, वो स्कैम के लिए इसलिए कोई बातें नहीं करता था क्योंकि जब तो मिस्टर राठी को, अभी मुझे नहीं लगता कि उस टाइम में इतना ज्यादा सोशल मीडिया था या यूट्यूब था या ये वाली चीज यूट्यूब का कुछ वो था भी नहीं, इतना था भी नहीं, या ये था कि इतने व्यूज, इतनी मोनेटाइजेशन, ये वो, तो वो स्कैम सारे दबे रह गए। और अब वो वाली बात है, अरे वो हो गए कौन ही देख रहा है, आज के टाइम पे मेरी जनता है, मैं जो बोल दूंगा मेरे मुंह से निकली बात तो मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये चीज आप लोग को भी समझनी चाहिए कि जब आप वोट डालने जाते हो वो आपका अधिकार है, और आप थोड़ा सोच समझ के क्या वाकई जो चीज आपको सोशल मीडिया पे दिखा, एक मूवी आती है उसमें एक एक्शन दिखा दिया कि सलमान खान भाग के आया, शाहरुख खान भाग के आया, उसने कहा ओए तू विलन है ना, हाँ लेकिन मैं सुपरस्टार हूं और चाटा मार दूंगा, चल जाए यहाँ से। तो वो विलन कहे ठीक है तू सुपरस्टार है मैं चला, तो एक वो देखने में मजा आएगा, या फिर ओ भाई साहब वो आ रहा है हेलीकॉप्टर से, इधर से एक बंदा निकल के आ रहा है, वीएफएक्स लग रहे हैं और फिर उसको पीटर, तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे ही मैं बताता हूँ कि भाई अभी एक देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम हुआ है इतने 1000 करोड़ का, किसको इंटरेस्ट नहीं, देश का सबसे बड़ा स्कैम, एक धांसू सा बैकग्राउंड म्यूजिक, ग्रीन स्क्रीन पे बढ़िया वो लगाते, नहीं वर्ड ये यूज करते ना, देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम। ओ भैया, और ये जो कोयला घोटाला हुआ था, चारा घोटाले भी छोड़ दो, चलो मैं तो कहता हूँ कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स में 250 के बल्ब जो थे वो कितने हजारों के बिके थे, और वो छोड़ दो, टॉयलेट पेपर कितने का आ सकता है भैया, आप ये बता दो। अंधा जिसे कहते हैं ना करप्शन, अंधी आप तब वो करते हो कि मैं तो बहुत ही न्यूट्रल हूं ना इसके वो ने, जब भी कुछ ऐसा होता है ना, और कोरिलेशन डीप पॉलिटिक्स में पहली बात तो, लेकिन जब भी कुछ होता है ना, मैं लगता है कि इस वाली उसने भी ये गलती है, तो हम बोलते हैं मणिपुर वाले, उसमें हमने बोला भी था कि उसके ऊपर आना चाहिए मोदी जी को आके स्टांस। जब फिर वहां वाली थी, मैंने इस पे भी बोला था, जो अभी 2 लोग उसमें नहीं घुस गए थे पार्लियामेंट में, कि चाहे किसी भी पार्टी का हो भैया, सिक्योरिटी कुछ भी थी कि क्यों ये होना नहीं थी, चाहे उसमें बीजेपी का जिम्मेदार कोई सांसद कोई भी भैया, जहाँ गलत है वहाँ गलत है। एक बार अपने गिरबान में झांक के ना ये पूछना कि क्या आप एक मिलीजुली सरकार पसंद करोगे या एक मेजॉरिटी से आई हुई, क्योंकि मिलीजुली सरकार जब आती ना तो हर कोई बिल पास होना है, कुछ काम होना है, अड़े हम तो नाराज फूफा है, हम तो नाराज होके बैठ गए, हमारी मांगे पूरी करो तो तुम्हारी वोटिंग में हम हेल्प करेंगे। और आपने टाइम एंड अगेन देखा भी होगा कैसी स्थिति इस देश की रही है, कोलिशन टाइम पर भी कितने बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं, लेकिन हम क्या है कि हम सोशल मीडिया से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें झांकना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा। अगर मुझे लगता है जैसे डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाले एक चीज देखियो, चाइना हो गया, साउथ कोरिया है ना, वो ये नॉर्थ है, वो वहां पे जहां वो है ओ भाई ऐसी डिक्टेटरशिप तो मुझे पसंद है जिसमें कि आज के टाइम पर कोई भी इस देश के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है, उनको ये पता है मुंह तोड़ जवाब मिलेगा हर एक चीज, ठीक है, ना कि ऐसी सरकार सबसे बड़े मतलब लेवल पे, ठीक है, एक प्रॉपर पार्टी के अगेंस्ट होके उसी कंट्री में आना, मजे से घूमना, इंटरव्यूज देना, चुपचाप चले जाना, एकदम फ्रीली घूमना। ये एक और चीज मुझे लगता है कि मतलब कि 2014 से जब गवर्नमेंट आई है तो मतलब तब से देश की इमेज गिरी है, बढ़ी है। मुझे ये बता दो, जोक था सच्ची में। ओ भाई मैं बताऊं, मुझे तो सबसे वियर्ड तो लगता है राहुल गांधी बाहर जाके बैठ के दूसरी कंट्री में जाके देश के बारे में कहते हैं, हमारे देश की बुराई। यार अब हम भी ऐसे, अगर हमारे घर में भी कुछ ऐसा हो रहा होगा ना या उसमें भी, तो हम उसे ये देखेंगे कि यार कोई बाहर का आया भी है ना, तो मुझे ऐसा ना दिखाए कि हाय ये, क्योंकि उससे हमें पता है हमारे घर की बेइज्जती है, बट वो बेसिकली है भी नहीं ना यहाँ का। ये सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी वोटिंग राइट्स है, आपको जिसका मन करे वोट देने का जरूर दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। घर बैठे बैठे भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के उसमें आके वोट मत दो। थोड़ा सा अपन नहीं, आप देखो वीडियो जिसकी देखना चाहते हो देखो, लेकिन आप उसमें चीजें भी उठाओ। मैं तो बस मैं तो एक छोटी सी यही चीज बोलूंगा, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है, ठीक है, बिगेस्ट स्कैम हो गया आज तक के जितने पाप हुए कांग्रेस के टाइम पर या फिर किसी की सरकार में, कोalition गवर्नमेंट में जो स्कैम है वो कुछ नहीं, दैट इज नथिंग। और मुझे ये चीज लगती है जैसे लालू यादव है, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम लगे हुए हैं, आज भी पॉलिटिक्स में उतर गजब तरीके से, और अंधा सपोर्ट। इन पे वीडियोस नहीं बनती, और मैं सही बता रही हूँ, अगर ऐसे टॉपिक्स भी उठा के वीडियो बनाई जाए ना, मैं खुद कह रही हूँ बंदा, तो हमें भी लगे कि न्यूट्रल है। जितने वोट आने, अगर ध्रुव राठी अगर इन पे लालू यादव पर इन सब के पे तरीके से वीडियो बनाए ना कि आज ये देखो ये है, और ये होता है कि भाई देखो इसने भी, तो ये बंदा फिर ठीक है भाई, इन्होंने गलत करा, इन पे भी सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी मर्जी होती है किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं। खोलो वो तो ऐसा होगा कि पर्टिकुलर एक कहते हैं ना एंटी बीजेपी चैनल वैसा लगता है वो पर्टिकुलर। भैया ठीक है भैया, सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, यूट्यूब पे सोशल मीडिया है, सबको अपना हक है बोलने का, तो बोलते रहिए, और बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।